अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज रिपब्लिक प्लस का एक नया शो और बहुत इंपॉर्टेंट शो। आज का शो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आज हम कुछ शक्लें आपको दिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करेंगे। और ये प्रोग्राम आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान होंगे, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। मैं उनका तारफ आपसे कराता हूँ, मगर उससे पहले ख़वातीन हज़रात, अगर इस वक्त आप नॉर्थ अमेरिका को गौर से देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो इंडिया और कनाडा का खास तौर पे जो एक डिप्लोमेटिक डिबैकल देखने को मिला, उसके बाद अमेरिका के साथ जो उनकी पोजीशन हुई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज रिपब्लिक प्लस का एक नया शो और बहुत इंपॉर्टेंट शो। आज का शो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आज हम कुछ शक्लें आपको दिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करेंगे। और ये प्रोग्राम आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान होंगे, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। मैं उनका तारफ आपसे कराता हूँ, मगर उससे पहले ख़वातीन हज़रात, अगर इस वक्त आप नॉर्थ अमेरिका को गौर से देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो इंडिया और कनाडा का खास तौर पे जो एक डिप्लोमेटिक डिबैकल देखने को मिला, उसके बाद अमेरिका के साथ जो उनकी पोजीशन हुई, मुझे लगता है कि हम अपने सामने एक तारीख बनती हुई देख रहे हैं। तारीख में पहली चीज जो हमें नजर आई वो है कि कनाडा ने अपनी तारीख में इतना सख्त इक़दाम किसी मुल्क के खिलाफ कभी नहीं किया, और वो भी वो ऐसा मुल्क जिसके साथ अभी अभी वो ट्रेड डील साइन करने जा रहा हो और वो उसके साथ अच्छे तल्लुकात बनाने के लिए बहुत कोशिश करता हो। इस तरह के मुल्क के साथ ये करना कि उसके 6 टॉप डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्राटा कह के मुल्क से निकाल देना, निकल जाने का हुक्म देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके अलावा हमने ये देखा कि इंडिया ने जो दूसरी तारीख हमने देखी, इंडिया ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा में दोनों मुल्कों में एक ही टाइम पे टेररिज्म की एक ऐसी लहर दौड़ाई कि जिसमें उन्होंने सिख रहनुमाओं को न सिर्फ कत्ल करने की साजिश की बल्कि कत्ल कराया भी। यानी हरदीप सिंह नजत की शक्ल में आपने यहां देखा कि एक सिख कौम का एक रहनुमा जिसको कत्ल कर दिया गया, और उधर अमेरिका में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं उनको कत्ल करने की साजिश पकड़ी गई। और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। मगर ये सब कुछ अहम नहीं है। उससे ज्यादा ये हुआ कि कनाडा ने जो रिवील किया जिस अंदाज से इंडिया की सिचुएशन को, वो बहुत ही खतरनाक था। यानी उसके जो एम्बेसीज हैं, उसके जो हाई कमिश्नर या कॉन्सुलेट हैं, वो यहां पे बैठ के वो कॉन्सुलेट का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि कनाडा के अंदर जो टेररिज्म है, जो लोगों को कत्ल करने का और रैंसम मांगने की जो चीजें थी, वो उसमें इन्वॉल्व थे। यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज का वो हिस्सा थे। इन सब बातों के लिए आज हमारे पास और खास तौर पे एक टॉपिक ये मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखिएगा, उसको नहीं मिस करना। वो ये कि हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या उनको नहीं लगता कि कौम के अंदर जो ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इस कौम को तबाही की तरफ लेके गए हैं या लेके जाने की कोशिशें करते हैं, इस वक्त सिखों की जो मूवमेंट है उसने अपने अंदाज से एक दुनिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। अब डॉक्टर साहब से जो सवाल पूछेंगे हम, वो होगा कि क्या सिखों की इस जबरदस्त मूवमेंट को, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है और उसने एक इंपैक्ट क्रिएट किया है, उसको खतरा किससे है? उन एनिमीज से जो इंडिया के कॉन्सुलेट और इंडिया की हाई कमिश्नर में बैठे हैं, या एनिमी विद इन जो ट्रेटर्स हैं? और आज हम आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे। आपने जाना नहीं है, देखना है। तो मैं आज वेलकम करता हूं एक दफा फिर डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब से, जो कि सिख स्कॉलर हैं, हमारे एक बड़े मेहरबान हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। हमको जब भी हम बुलाते हैं, जब भी आपको तकलीफ देते हैं, आप तशरीफ लाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारक यानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार फिर रिपब्लिक प्लस टीवी में मधु करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि
इंडिया इस वक्त जिस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने पोज कर रहा है, उससे तो ऐसे लगता है कि दुनिया के सामने इंडिया की एकदम से एक ऐसी मकरू शक्ल, यानी एक टेररिज्म के हवाले से एक अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी साइज में जमहूरियत कहने वाला मुल्क, वो इस तरह के गुंडे और मवालियों वाले कामों में अगर इन्वॉल्व निकले और पकड़ा जाए, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है कि वो इस तरह की छोटी छोटी हरकतों के ऊपर उतर आए? देखिए, पंजाबी की एक कहावत से मैं बात शुरू करूं, 100 दिन चोर दा एक दिन साथ दा। जो आज भारत दुनिया के सामने एज ए रोग स्टेट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के लिए जिम्मेवार मुल्क के तौर पे उसका इमेज सामने आया है, उसके साथ साथ जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सिखों की आजादी का केस, खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए, जो कि नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम है, लेकिन इंडिया ने इस अरसे में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सहारा लेके जो काम वो पाकिस्तान में कर रहे थे, और मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि पाकिस्तान में ये भारत की दहशतगर्दी स्टेट लेवल पे वो अलग अलग इलाकों में थी, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो जो लिबरेशन आर्मी के नाम के बलूचिस्तान में, लिबरेशन हाँ आर्मी के नाम जी, बलूचिस्तान में हो, और पाकिस्तान में भी कभी कभार जो बम धमाके जो जैसे समझौता एक्सप्रेस में और दूसरे धमाके किए गए थे, जिसमें कर्नल प्रोहत जो सर्विंग कर्नल था आईएसआई का, और साध्वी रॉकेट, प्रज्ञा जो बीजेपी की बड़ी लीडर थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब जब के भारत, जैसे यहाँ अमेरिका में कहते हैं, विद द हैंड्स इन द कुकी जार, पकड़ा गया है। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस इशू पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आज अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक्सपोज करते हैं कि भाई जो आज कनाडा में या अमेरिका में गुरपतवंत पन्नू मर्डर प्लॉट जो फाइल हुआ, जो निखिल गुप्ता 1 साल के अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट एफबीआई के एफर्ट्स के साथ चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडाइट होके यहाँ आया, और जिस किस्म का जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो हो, जिन्होंने 18 सितंबर 2023 को कैनेडियन पार्लियामेंट में इंडिया को जो है वो दोषी ठहराया था, और जैसे आपने फरमाया कि 6 उनके टॉप डिप्लोमेट, जिनमें उनका हाई कमिश्नर भी शामिल है। और एक बात मैं यहाँ ये भी मेंशन कर दूं, बहुत बार स्पाइंग में या दूसरी किसी एक्टिविटी में जो मुलव्वस पाए जाते हैं, उन्हें क्वाइटली जो है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा ऐलान करके वापस भेज दिया जाता था। पर इस बार ये 6 डिप्लोमेट कनाडा में वायलेंट मर्डर के लिए, फिरौतियों के लिए, गैंगस्टर तक जानकारी पहुंचाने के लिए, जो जानकारी उन्होंने कोर्स करके आम लोगों से ली हुई है, सो ये बहुत बड़ा चार्ज है। और अमेरिका में अगर हम देखें तो आज जो अरेंजमेंट इस निखिल गुप्ता के खिलाफ है, उसमें विकास गुप्ता का नाम भी आया है, जो राह का टॉप ऑफिशियल है। और जो सिविल लॉ सूट सिक्स फॉर जस्टिस ने फाइल किया है, उसमें अजीत डोवल, और इस बात का ध्यान रहे, यहाँ न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली का सेशन था, और जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाता है किसी मुल्क का या प्रेसिडेंट जाता है, उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसके साथ जाता है। पर इस बार अजीत डोवल इस डर से कि उसकी गिरफ्तारी के वारंट उसको थमा दिए जाएंगे, वो यहाँ नहीं आया। और लेटेस्ट कनाडा में हमने देखा, जिसको पहले वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था, बाद में आरसीएमपी ने कंफर्म किया कि अमित शाह को भी कनाडा ने सीधे तौर पे इस सारे जो किलिंग स्प्री है इसका मास्टरमाइंड बताया। सो ये आज एक तरफ इंडिया जो कि एक सॉफ्ट पावर के तौर पे कभी बुद्धा का नाम बेचता था, कभी योगा का, कभी गांधी का, कभी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, तो आज ये सामने आया कि कैसे फ्रेंडली कंट्रीज में, और एक बात मैं यहाँ और मेंशन कर दूं, बेशक पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 ब्लॉक थे, केजीबी या सीआईए, ये पॉलिटिकल असैसिनेशंस और दूसरे में मुलव्वस थी। लेकिन अमेरिका या कनाडा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि केजीबी ने यहाँ किसी कैनेडियन सिटीजन या अमेरिकन सिटीजन को टारगेट किया हो। इसके बरक्स एक फ्रेंडली मुल्क के नाते, जहां एक तरफ अमेरिका भारत के साथ क्वाड में उसको लेके आया,
इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की और पैसिफिक पॉलिसी में उसको एक लॉजिस्टिक पार्टनर के तौर पे लाया। पर उसने अमेरिका में भी, जब मोदी अमेरिका की धरती पे था पिछले साल, उस वक्त गुरपतवंत पन्नू मर्डर प्लॉट का जो है वो उन्होंने प्लान किया। और यहाँ बेशक मैं एज ए कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना चाहता, पर मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जब 18 तारीख को 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर होता है, तो उसकी जो लास्ट राइट्स होते हैं जिसको हम अंतम अरदास कहते हैं, उसमें शमूलियत के लिए मैंने भी सरी आना था। लेकिन 22 जून को जब हम बाइडेन और मोदी की मीटिंग थी व्हाइट हाउस में, बाहर आ रहे थे तो एफबीआई के स्टेशन डायरेक्टर का फोन आया कि आपकी जान को खतरा है और आप ट्रैवल नहीं करेंगे। और लगभग 6 महीने मैंने अपनी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की। इस किस्म की थ्रेट्स अमेरिका में हाफ ए डजन से ज्यादा खालिस्तानी एक्टिविस्ट को आई। और कनाडा के हवाले से अब 13 की फिगर है जिनको ड्यूटी टू वॉर नोटिस दिया गया, जिनमें जगमीत सिंह जो कि एनडीपी पार्टी के लीडर हैं वो भी शामिल है। सो इससे बड़ा मैं समझता हूं जो जुर्म ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, क्राइम का भारत ने किया, इसकी इससे पहले इसकी कोई एग्जांपल अमेरिका और कनाडा में नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, मैं जो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ये है कि मुझे ये बताने में कुछ मुझे समझाइए। मैं एज एक जर्नलिज्म का एक छोटा सा तालिब इल्म, और हम सब ने देखा है, हमने बहुत सारी मूवमेंट को रीड किया है, उनको देखा है, उनको समझा है। कश्मीर है, चेचनिया है, उसके बाद आप फलस्तीन की हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जितना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट सिखों की इस मूवमेंट, जो पीसफुल मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसने ये क्या इतना बड़ा कोई क्रिएट कर दिया है इम्पैक्ट दुनिया में कि इंडिया जिसके तल्लुकात वेस्ट के साथ बड़े आइडियल थे, वेस्ट के साथ उसके मामलात बड़े जबरदस्त चल रहे थे, हमें समझ नहीं आती कि वो क्यों इस कदर वो इसमें आ गया कि उसने सारा कुछ अपना छोड़ दिया, तबाह कर दिया। क्या सिखों की मूवमेंट, क्या उसमें इतना बड़ा कोई इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है, या आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो कुछ ज्यादा डर गया है, या कुछ बेवकूफी की हद तक, जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये कुछ गुंडे हैं 4 जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, जिसमें योगी है, जिसमें मोदी है, जिसमें अमित शाह है, जिसमें अजीत डोवाल है, और इस तरह के लोग जब उस हुकूमत कर रहे हैं, तो ये क्या उनकी एक, हम समझ सकते हैं कि एक बेवकूफी है, कमअक्ली है, या फिर सिखों की मूवमेंट ही इतनी तगड़ी है कि जिसने उनको खौफजदा कर दिया है कि उन्होंने इतने जबरदस्त तल्लुकात वेस्ट के साथ, कनाडा के साथ वो ट्रेड डील साइन करने जा रहे थे, अमेरिका के साथ उनकी डिफेंस पैक्ट हो चुका था, मतलब डील साइन हो चुकी थी जो उन्होंने कैंसिल कर दी। तो ये इतना बड़ा क्या हुआ कि वो इतना कुछ नुकसान करने पे तैयार हो गए सर? देखिए, दिलचस्प वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। ये 10-12 साल पहले की बात है। नॉटर डेम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल पीस स्टडीज प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉक्टर सिंथिया ने एक सेमिनार रखा हुआ था। पंजाब से सरदार सिमरनजीत सिंह मान आए हुए थे, मुझे भी एज ए स्पीकर वहां बुलाया गया था। तो उनके डायरेक्टर मिस्टर स्कॉट वो मुझे कहने लगे कि देखिए, सिख जो है वो ब्रेड बास्केट है पंजाब भारत की, डिफेंस फोर्सेस में सबसे आगे सिख हैं, सिख बहादुर हैं, वेल विशर है इंडिया के, ये आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो मैंने कहा जी कि आपके ही अमेरिका का एक एक्सप्रेशन है कि बेनिफैक्टर इज द मोस्ट हेटेड पर्सन। और अगर आप देखेंगे कि इनको ये डर है, जब हम आइडियाज की जंग की बात करते हैं, सिख धर्म या सिख मजहब जो कि एक रब में, एक रब्बुल आलमीन में यकीन रखता है, इंसानी बराबरी का जो है वो कोई कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन में यकीन नहीं रखता, और जस्टिस जो उसका इम्बाइब्ड है उसके बेसिक डीएनए में। तो अगर इनका, जिनके पास ऑलमोस्ट 1000 साल के बाद पॉलिटिकल पावर आई है, और अगर आज आप इनका हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट देखें, हिंदी हिंदुस्तान का देखें, जब 47 के बाद 47 से 84 तक एक सेकुलरिज्म का लबादा था। और आपको ये भी याद है कि जो जून 84 में हमारे सबसे मुकद्दस दरबार साहब
और 37 दूसरे ऐतिहासिक गुरुद्वारों पे हमला किया गया था, वो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर इंदिरा गांधी की हुकूमत जो कांग्रेस की थी उसकी तरफ से किया गया था। सो जाहिर है, तो पहला क्रेडिट तो मैं इसके लिए कि अगर आज खालिस्तान की मूवमेंट इंटरनेशनल रडार पे है तो इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा वो शहीद सिंह सिंघनिया जिन्होंने अपना खून वहां बहाया है ताकि कौम का आने वाला कल शान मता हो, मान मता हो। दूसरा, ये ठीक है कि पंजाब में उन्होंने एक जनरेशन 1.5 लाख से ज्यादा फेक स्टेज एनकाउंटर और दूसरों में मारा, दूसरी जनरेशन को ड्रग्स के हवाले किया, एक पूरी जनरेशन जो पंजाब में आप ड्रग्स का, वही स्टोरी अब कश्मीर में भी रिपीट हो रही है। आपको मैं ये बता दूं कि कश्मीर में भी ड्रग प्रॉब्लम वर्स्ट पार्ट पे है, वही जो इन्होंने पंजाब में किया। तीसरी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो मास माइग्रेशन 3 से 5 लाख यंगस्टर बॉयज एंड गर्ल्स 18 प्लस एज के वहां से निकल रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो वो समझ रहे थे कि पंजाब में वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, वहां लाके यूपी बिहार गंगा जमनी तहजीब वालों को वसाया जा रहा है। पर दूसरी तरफ डायस्पोरा सिख जिन्होंने जून 84 के बाद से ही मूवमेंट को एटलीस्ट अलाइव रखा, जैसे कहते हैं कि दीवे में तेल डालना, वो तो तेल डालते रहे। और अब जबकि उनको ये लगा कि पंजाब में तो उन्होंने कभी अमरिंदर, कभी बादल, भगवंत मान के जरिए लोगों की एस्पिरेशंस को दबाया हुआ है, और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुए क्योंकि 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 5 खत्म किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो केस हमारा, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम गए थे, 16-17 रेजोल्यूशन है, क्या कर लिया दुनिया ने, किसी ने, अमेरिका तक ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो डायस्पोरा में सिख बैठे हैं जो वक्तन वक्तन शोर डालते हैं खालिस्तान का, इनकी आवाज भी बंद करो। और दूसरा पार्ट मैं समझता हूँ ये क्रेडिट सिक्स फॉर जस्टिस को जाता है कि जो दबी हुई भावनाएं थी कि सिख क्या चाहते हैं, हम जब प्रोटेस्ट भी करते हैं या रैलीज निकालते थे तो जाहिर है कि हजारों में नहीं सैकड़ों में लोग होते थे, तो उनको ये प्रचार का मौका भी मिलता था कि जी वहां तो मुट्ठी भर हैं, इन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, किसी को आईएसआई के साथ जोड़ दिया, आज जैसे सीआईए के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन खालिस्तान रेफरेंडम ने जब लाखों लोग, लगभग 2.5 साल से ये मूवमेंट जो लंदन से शुरू हुई, यूरोप में, फिर कनाडा में, और हरजीत सिंह निज्जर जिनका 18 जून 2023 को कोल्ड ब्लडेड मर्डर गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में किया गया, वो एक प्रमुख डायरेक्टर थे खालिस्तान रेफरेंडम मूवमेंट के। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ उनका, जिसको पंजाबी में हम दिलवदी कहते हैं, कि ये जो गुंडा होता है उसको लगता है कि उसने अपनी गुंडागर्दी के साथ एक तरफ चुप करवा दिया जो कश्मीर में किया है, जो भारत के 20 करोड़ मुसलमान जिनको बिल्कुल का कहीं बुलडोजर चला के उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की, कहीं हेट्रेड के जरिए मास लिंचिंग हो रही हैं, तो उन्हें लगता था ये मुट्ठी भर 2 करोड़ से भी कम ये भी बाहर निकल रहे हैं, ये शोर डाल रहे हैं। और एक बात इसमें और, किसान मूवमेंट, ये भी मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहता हूँ। जब ये 3 किसान कानून, जिसका मतलब पंजाब के सिख किसानों, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% सिख पंजाब में किसानी में हैं, खेती बाड़ी में हैं, और जब ये अडानी के बड़े बड़े साइलो वहां बना दिए गए, उसके बाद 3 खेती कानून लाए गए, और जैसे सिखों ने लगभग 21 महीने वो मोर्चा चलाया, किसान मोर्चा, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन डायस्पोरा सिखों की थी। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जस्टिन ट्रूडो ने भी सिखों के हक में आवाज उठाई, यहाँ यूएस कांग्रेस ने भी, यूके के जो एमपी थे बेशक उन्होंने राइट टू गैदर और फ्री एक्सप्रेशन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उसने डायस्पोरा सिखों की ताकत के सामने वो मोदी जिसके बारे में ये कहते थे कि मोदी को झुकाया नहीं जा सकता, उसको झुकना पड़ा। गुरु नानक साहब के बर्थ एनिवर्सरी के मौके उसने माफी भी मांगी और 3 खेती कानून वापस लिए, और जो कुछ जो ये ट्रांसनेशनल किलिंग्स हुई हैं इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन लिखनी शुरू हो गई थी जिस दिन
किसान मूवमेंट जो है वो कामयाबी के साथ उसने अपना टीचा हासिल कर लिया। डॉक्टर साहब, मैं ना आपसे एक खास बात पे मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने रेफरेंडम में देखा, हमने हर तरीके से देखा कि लोग बहुत पीसफुल हैं, लोगों ने बहुत पीसफुली अपने मुतालबात को आगे रखा। हमने हर हर जगह पे देखा, मतलब हमने तो बेशुमार यहाँ पे प्रोटेस्ट भी देखे, रैलियां भी देखी, सब कुछ देखा, मगर दे वर ऑल वेरी, जिसको कहना चाहिए कि सेफ, और उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसको हम कह सकें कि वो कुछ तशद्दुद कर रहे हैं या कोई एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। मगर मैं ना डॉक्टर साहब पिछले दिनों में उसमें देख रहा था एक कुछ चीजें पेपर उठा के, तो मैं 2019 का मुझे विजिट नजर आ गया जस्टिन ट्रूडो साहब का। बड़ा क्लासिक एग्जांपल थी कि मैं आपसे पूछ सकूं कि इसमें आपको क्या लगता है कि जो इस कौम को, आपकी इस कौम को, खालिस्तान की मूवमेंट को किन लोगों से ज्यादा खतरा है? उन लोगों से जो जो एनिमीज हैं, जो किसी कौंसलेट में बैठे होंगे, किसी हाई कमीशन में बैठे होंगे, या किसी, आजकल तो शायद मंदिरों में भी घुस गए हैं, लगता है मुझे जो देखने में आ रहा है, या फिर उन लोगों से जो आपकी सफों के अंदर है, जो अपने आप को सिख कहलाते हैं मगर वो सिखों के साथ नहीं है, या आपकी मूवमेंट के साथ वो नहीं है, आपकी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं कि मैंने जब उसमें देखा कि एक जो कन्विक्टेड क्रिमिनल था जसपाल अतवाल, उसको मैंने देखा कि वो, जो कि इंडिया की हिट लिस्ट पे था, इंडिया की नो फ्लाई लिस्ट पे था कुछ अरसे तक, और उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट भी था, उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए? कि सिखों के ऊपर प्रेशर डलवाना है, जस्टिन ट्रूडो के ऊपर प्रेशर डलवाना है कि वो सिखों को सपोर्ट करना छोड़ दे। जब जस्टिन ट्रूडो विजिट कर रहे थे तो इस शख्स को आउट ऑफ ब्लू वीजा भी मिल जाता है, इनविटेशन भी मिल जाती है, और ये वहां पहुंच भी जाता है, और वो जाके एम्बेसडर के उस डिनर में ये जाके, जो फर्स्ट लेडी उस वक्त की थी, उसके साथ एक फोटो भी बनवा लेता है। और यूं जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जो प्रेशर ऑलरेडी था उसको बढ़ाने का और ये जरिया बना। किस चीज के लिए? कि सिखों को रोको, सिखों को वो राइट नहीं मिलने चाहिए कि वो यहाँ पे पीसफुल अपना जो पॉलिटिकल एक उनका राइट है उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये शख्स आपको कैसा लगता है कि ये फिर सबसे बड़ा मौजज़ा ये हुआ, चले चला गया किसी तरीके से, वो हम कह सकते हैं कि किसी भी वजह से चला गया, मगर फिर वहां जो वांटेड था वो वापस यहां फ्लाई करके कनाडा में भी सेफ एंड साउंड पहुंच जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि किस से ज्यादा खतरा है इस मूवमेंट? देखिए, आपने आपका जो आपने ये इस वाकया को नरेट किया, मैं थोड़ा इससे पहले पीछे जाऊंगा। मुझे कभी कोई इस पे शक नहीं हुआ, और जो आज पिटीशन सुख धालीवाल मेंबर पार्लियामेंट ने शुरू की हुई है कि एयर इंडिया डिजास्टर कनिष्का का जो 1985 में हुआ, उसका दोबारा जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके ऊपर जो है वो सुनवाई हो, क्योंकि ये जो इंडियन, और देखिए ये जसपाल अटवाल का जो आपने जिक्र किया, बाद में कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन में भी ये सामने आया कि ये इनकी फेलियर थी कैनेडियन इंटेलिजेंस की, क्योंकि इसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही उस जस्टिन ट्रूडो की एंटूरेज का हिस्सा बनाया। और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो से ये शुरू से खफा थे कनाडा में, अगर हम कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर साहब वहां जो इंडियन एम्बेसी है उसने इस शख्स को वीजा कैसे दे दिया, और ये फ्लाई करके वहां कैसे पहुंच गया, और फिर इंडिया से वापस भी पीसफुली और बड़ा सेफली आ गया? इससे इससे आपको इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट है रॉ की या उनकी एजेंसीज की, उसका नहीं आपको फिक्र होता कि वो भी है? देखिए जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये एक करेक्टर ये है, इवन अगर हम देखें एक इन्वेस्टिगेशन में आरसीएमपी के किसी का है कि इवन रिपुदमन सिंह मलिक, जो कि एयर इंडिया में इन्होंने बनाया हुआ था मेन, और उसको उसका नाम का इस्तेमाल करके 25-30 साल सिखों को बदनाम करते रहे, फिर एक्विटल हुई, फिर उसका वीजा कैसे उसको दिया, वहां उसको बैठाया,
और खालिस्तान के खिलाफ टीवी पे इंटरव्यू हुए और फिर कनाडा में आके उसका मर्डर हो जाता है। तो ये कैरेक्टर जो है, हालांकि जब हम एयर इंडिया की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इमोशनल फैक्टर वहां प्ले किया गया। बेशक कुछ सिक्खी शक्ल और सूरत वाले लोग इस्तेमाल हुए, लेकिन जो केस ये है, ये तो बड़ा क्लियरली जो एक कन्विक्ट है उसको कैसे वहां का वीजा क्लियरेंस मिलती है, कैसे वो सेफली आता है। और मैं समझता हूँ कि ये सारा इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और कैनेडियन एजेंसीज को डिस्क्रेडिट करने के लिए किया। और काफी हद तक उस वक्त जो एम्बेरसमेंट जस्टिन ट्रूडो को हुई उसमें इनका ही, इंडियन एजेंसी रॉ का ही हाथ है। वो आज इस नाम का कैरेक्टर है, कल को कोई और आ जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम अब जो केस है हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर का, इसमें भी देखेंगे कि कौन कौन और किरदार और किस लेवल पे जो बाहर से गैंगस्टर जिनको अमित शाह खुद हेड कर रहे हैं उनको कैसे यहाँ लाया गया। सो ये मैं समझता हूँ कि कनाडा की किसी न किसी लेवल पे ये बड़ी फेल्योर है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, कि उन्होंने 80s से ही इंडियन एजेंसीज को यहाँ पैर लगाने दिए। उन्होंने एयर इंडिया वाला पार्ट भी, और यही जब ट्रायल पे गया तो हमें यह भी पता लगा कैसे कुछ ऑडियो कैसेट डिस्ट्रॉय की गई। और अब जबकि ये सब सामने है, हम ये भी मांग करते हैं कि ये 1985 एयर इंडिया डिजास्टर जो केस है उसको भी दोबारा खोला जाए, क्योंकि ये भी राह का ही काम था। डॉक्टर साहब, अब आते हैं जो कनाडा में इस वक्त सिचुएशन है सिखों और हिंदुओं के दरमियान, तो उसमें हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हर एक का हक है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे। हमने देखा कि सिख एक मंदिर के बाहर जो पब्लिक प्लेस थी उसके ऊपर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं अपने झंडे लेके, और वो बड़ा पीसफुल अपने नारे लगा रहे हैं, जो भी उनका एहतजाज है वो कर रहे हैं। वो किसी की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा रहे, कहीं पे कोई हथियार नहीं लेके जा रहे, कहीं तशद्दुद की बात नहीं कर रहे, मगर उनके ऊपर वहां से मंदिर से निकल के कुछ हिंदू गुंडे उन पे अटैक करते हैं और पहले उनको प्रोवोक करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं बाकायदा। हमने इसको अपने एक प्रोग्राम में फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया था कि कौन सा लड़का था जिसने सबसे पहले अटैक किया, और जिस तरह से ये शुरू हुआ उसके बाद ऑफ कोर्स सिख लड़कों ने उनको मार भगाया और वापस उनको मंदिर में भेज दिया। मंदिर में वो शामिल नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग हैं, ये आपको कोई नई शक्ल की वो लगती है कि जहां से वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जहां नाकाम हुई है, या उनके जो लोग पकड़े गए हैं कॉन्सुलेट के, तो अब उन्होंने इन लोगों को जो रॉ और आरएसएस के लोग हैं इनको इस्तेमाल करने का कहीं फैसला किया उन लोगों ने? क्या आप समझते हैं सर? और मैं ये भी ऐड कर दूं कि वो प्रोटेस्ट कोई मंदिर में रखे शिवजी विष्णु ब्रह्मा के बुतों के खिलाफ नहीं था। Exactly. वो इंडियन कॉन्सुलेट ने जो डेलिबरेटली नवंबर के पहले हफ्ते में, जो कि 40 साल पहले उन्होंने सिखों की नस्लकुशी दिल्ली से लेकर त्रिवेंद्रम तक की, उस हफ्ते में मंदिर के अंदर कॉन्सुलेट का कोई कैंप रखना, ये अपने आप में प्रोवोकेशन थी। वो प्रोटेस्ट इंडियन कॉन्सुलेट के खिलाफ था, क्योंकि ऑलरेडी कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया है कि इनके हाई कमीशन और इनके कॉन्सुलेट जो है वो दहशतगर्दी के, स्टेट दहशतगर्दी के अड्डे हैं, और उन्हीं से ही हुक्मों के नीचे सिखों का कत्लेआम किया गया। पर जैसा नैरेटिव मंदिर पे हमले का विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी जो है वो एक्स पे आ जाता है और इसको जो है वो अटैक बता रहा है और कनाडा को जिम्मेवार ठहरा रहा है। सो हम समझते हैं कि ये फंस गए। अब इनकी जो गर्दन है वो शिकंजे में है। वो इसको जो सिखों का जेन्युइन केस है खालिस्तान का, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, और कनाडा का चार्टर ऑफ राइट्स के नीचे जो उन्होंने सिखों को एक्सप्रेशन का ये हक दिया हुआ है, उन्होंने तो अपने लोगों को, क्यूबेक के लोगों ने 1980 में 1995 में रेफरेंडम किया, उसको डिविएट करना चाहते हैं या इसको सिख हिंदू इशू बनाना चाहते हैं। ये जो विक्टिम कार्ड अब प्ले करने लगे हैं, एक्चुअली ये एग्रेसर है, अटैकर है, और ये इस सारे नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। और मैं आपका प्रोग्राम क्योंकि
सिख भाई बहन भी इसको देखते हैं। आपने जिस बेबाकी के साथ हमेशा बात की और जैसे आप इश्यूज को लेके आते हैं, मैं आपके इस माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि आज जब सिखों का केस खालिस्तान की कायमी का वो रडार पे है, 5 वाइज कंट्रीज की सिंपैथी है, अमेरिका कनाडा हमारे साथ खुल के खड़े हैं, तो इस वक्त किसी भी किस्म की प्रोवोकेशन और वो एजेंट प्रोवोकेटिव जो बीच में हमारे इन्होंने डाले हुए हैं उनसे खबरदार रहें। हमें कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन सिस्टम पे ट्रस्ट है और उनको मजबूत करना हमारा फर्ज है। बिना भड़काट के हमारा केस आगे बढ़ रहा है, अगर हम इनके ट्रैप में फंसे तो हमारा नुकसान होगा। हमें बिल्कुल रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बल्कि मैं इसी तरफ आने चाह रहा था, मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि आपको कैसे लगता है कि वो जो इनका काम हो रहा था थ्रू कॉन्सुलेट और थ्रू रॉ, जो यहाँ बैठ के लोगों को कत्ल कराने के मंसूबे बनाती थी या कत्ल करवाती थी, वो जब इनका पकड़ा गया है तो उसके बाद कहीं आपको ये खतरा और खौफ फील होता है कि ये आम पब्लिक को, जो रॉ के या आरएसएस के जो लोग उसके अंदर शामिल हैं, उनको ऑपरेट करके यहाँ कुछ मामलात खराब करने की कोशिश कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और ये हम रिपीटेडली वार्न भी कर रहे हैं। यहाँ पिछले 1 साल में हमारी 2 मीटिंग्स हायर लेवल की एफबीआई के इनविटेशन पे उनपे के हेडक्वार्टर पे हुई वाशिंगटन डीसी में, जहाँ होमलैंड सिक्योरिटी, जस्टिस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी थे और हमने यही कंसर्न जाहिर किया। और अभी लास्ट वीक मैं कैलिफोर्निया में था, वहां सिखों का साल का एक बहुत बड़ा इकट्ठ या गैदरिंग युबा सिटी में होती है, 1 लाख से ज्यादा सिख पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। और उससे ठीक 3 हफ्ते पहले एफबीआई के सैक्रामेंटो ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ कि कैसे एफबीआई आपस में तालमेल कर रहे हैं, उनके अलग अलग एजेंट के इंडियन गवर्नमेंट अपने गैंगस्टर्स के जरिए उस इकट्ठ में गड़बड़ करवाना चाहते हैं। सो इस बार जब 5 घंटे के लगभग वो जुलूस चल रहा था, सो चप्पे चप्पे पे एफबीआई के यूनिफॉर्म्ड भी मुलाजिम थे और एयर सर्वेलेंस भी था। और इसमें कोई भलेखा नहीं है कि हमें ये बात अब तो ये क्लियर है। और जब कनाडा में ये चार्ज लगाया गया है कि इनके 25-26 के करीब फिरौतियों के केस भी, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई महज एक नाम है, ये सारा ऑपरेशन इंडियन होम मिनिस्ट्री का है। और पिछले दिनों जब बाबा सिद्दीकी जो एमएलए महाराष्ट्र में सलमान खान के वेलविशर थे, उनका मर्डर हुआ तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। उसको अमित शाह ने, ब्रिटिश पीरियड का कोई उनके लॉ का क्लॉज है कि कोई दूसरी स्टेट की पुलिस या अदालत जो वह पूछगिछ नहीं कर सकती, अगर वो सेक्शन उस पे लागू हो। तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में जो है उसको रखा हुआ है। और महाराष्ट्र की पुलिस या पंजाब में जैसे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में वो मेन कल्प्रेट है, लेकिन पंजाब की पुलिस उसको पंजाब नहीं ला सकती, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र नहीं ला सकती। और बाहर भी ये जो नाम कभी गोल्डी बराड़ का जवाब होता है, कभी अर्श डल्ला की अरेस्ट की बात या लॉरेंस बिश्नोई, ये सभी गैंगस्टर्स। और मैं एक लफ्ज हरियाणवी नहीं कहना चाहता क्योंकि हरियाणा के जाट भाइयों ने बहुत सियानत से काम लिया। उन्होंने वहां खाप पंचायत बुलाई, सिख भी वहां गए और उन्होंने अपने जो यहाँ आए हुए हैं स्टूडेंट या स्टूडेंट्स के नाम पे और लोगों को अमित शाह ने भेजा हुआ है, उन्हें कहा कि भाई आप मत हैंडल बने, हथौड़ा ना बने इन हिंदुत्वी ताकतों के हाथों में। सिखों की और जाटों की हमारी सांझ है और ये इनका जो है वो हथौका बन के जो है वो अपना करियर तबाह ना करे। और उसने वहां इस बात को, हमें ये फियर था कि जो ब्रैम्पटन में इन्होंने करवाया ये हरियाणा में और दूसरी जगह वहां सिख गुरुद्वारों पे हमला करवाएंगे, लेकिन ये मनोज सिंह दुहान और दूसरी खाप पंचायतों की सियानत का नतीजा है कि वो इस गेम को समझ गए हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अब इन एजेंटों के जरिए कुछ ना कुछ बड़ा भी कर सकते हैं और इससे हमें खबरदार होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼
ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਤਜਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਹੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨਾਰਮਲ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਛੱਡੀਏ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਚਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1947 ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 76-77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰੋਨਸ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ 7-8 ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ रूबरू होने का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ थे डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। और आज का प्रोग्राम मैं इसमें और कुछ कहना नहीं चाहता सवाए इसके कि ये चूंकि हमारा आज ये जो अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये हमारा रिपीट शो है। इसमें आज जिस शख्स की पिक्चर हमने दिखाई आपको, जिस शख्स के बारे में दिखाया कि वो किस तरह से सिखों के साथ दुश्मनी कर रहा है, अपने अंदर अपने आप को सिख कहता है मगर सिखों के साथ दुश्मनी कर रहा है। उसने न सिर्फ ये कि मुझे मैसेजेस भेजे धमकियां देने के, बल्कि उसने डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब को भी धमकी अमेज मैसेजेस भेजे। मैं आज इस प्रोग्राम को, ये रिपीट शो है इसलिए मुझे ये कहने का मौका मिल गया। मैं इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, मगर इस वादे के साथ कि हमने जो बात करनी है वो आपके साथ सही करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मगर जुर्रत के साथ हमेशा वो बात करते रहेंगे। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। किस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। खुदा हाफिज, आपसे मुलाकात होगी फिर।